Assalamualaikum dear students, I hope you are all doing good. डियर स्टूडेंट्स, आज हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ा, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हम कहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मैंने आपको पढ़ाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे सम करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, या हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे अब आज पढ़ना है कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको परिमीटर या एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, किसी भी शेप का, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करते हो? फार्मूलाज। ठीक, तो वहाँ पे आप फार्मूलाज यूज़ करते हो। वो फार्मूलाज कैसे बनी है, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जर्व नहीं किया है, आज मैं आपको बताऊंगी। अगर हमारे पास कोई भी फार्मूला है तो वो फार्मूलाज कैसे बनती हैं, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को वहाँ पे बनाते हैं तो फार्मूलाज बन जाती हैं। तो वो सब जो फार्मूलाज हैं, अगर हमें कोई भी एरिया निकालना होता है, किसी भी स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, या पेरीमीटर निकालना होता है, तो वहाँ पे हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। वो फार्मूलाज वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हम बनाते हैं तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में होते हैं। तो वही यूज़ है हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो आपको पता है, अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता है, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, तो अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो ये बराबर होता है सम ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या क्या होता है? सम ऑफ इट्स साइड्स। पहले पेरीमीटर क्या होता है, आपने बहुत बार ये सुना होगा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, देन दिस, तो रेक्टेंगल बनता है। तो डिस्टेंस जो होती है यहाँ से फिर यहाँ तक, उसने कितनी डिस्टेंस यहाँ बनाई है, वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम वहाँ पे पेरीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें अब पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, वो होता है बराबर उन जो साइड्स हैं उनकी साइड जो हैं। तो मैंने अभी बोला पैरामीटर होता है जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट इसके बीच में है, वो डिस्टेंस जब हम फाइंड करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर मैंने वही लिखा है सम ऑफ ऑल साइड्स, ये साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो यही पैरामीटर है। तो अगर हमें अब यहाँ पे आपको पता है रेक्टेंगल के दो साइड्स, यानी कि ये अपोजिट साइड और ये साइड बराबर होता है, और ये साइड और ये साइड बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये साइड हैं, जितना ये साइड लेंथ में होगा इतना ये भी होगा, उसी को रेक्टेंगल बोलते हैं। और जितना ये साइड होता है उतना ये भी होता है। तो अपोजिट साइड्स होते हैं बराबर किस में? रेक्टेंगल में। तो अगर हम ये मानते हैं लेंथ, ये मानते हैं ब्रेड्थ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लेंथ माना और ये मैंने ब्रेडथ माना, तो ये भी लेंथ होगा और ये भी ब्रेडथ होगा। ठीक, तो अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है, वो किसके बराबर आएगा? ये लेंथ प्लस दिस ब्रेडथ प्लस दिस ब्रेडथ, बिकॉज पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेंथ प्लस लेंथ, तो आएगा 2 टाइम्स लेंथ। और यहाँ पे है ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ, लेकिन बीच में प्लस है, वो आएगा 2SB। तो अब पैरामीटर रेक्टेंगल का किसके बराबर होता है? हम 2 कॉमन निकालते हैं, वो आएगा 2 इंटू एल प्लस बी। वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, दस फॉर ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स लेंथ एल यूनिट्स, जो मैंने अभी बताया। अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी लेंथ एल यूनिट्स हैं और जिसकी ब्रेडथ बी यूनिट्स हैं, तो हम फार्मूला जो वहाँ पे पैरामीटर बनेगी ट्वाइस एल प्लस बी। कैसे? मैंने आपको एक साथ ही डिस्कस किया अभी। तो अब आपको यहाँ पे फार्मूला बनी है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? ट्वाइस एल प्लस बी। ठीक, दैट इज सम ऑफ ऑल इट्स साइड। जब हमने सम किया साइड्स का, वो आया हमारे पास ट्वाइस एल प्लस बी। तो यहाँ पे जो ये ट्वाइस एल प्लस बी बना, ये एक फार्मूला बनी, तो क्या आप बता सकते हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? एग्जैक्टली, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिएगा यूज़ हमारा इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो अगर हमें अब किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होता है, हम वहाँ पे डायरेक्टली कहते हैं फार्मूला यूज ट्वाइस एल प्लस बी।
ठीक है। एल भी कुछ यूनिट होगा, बी भी कुछ यूनिट होगा, वो गिवन होगा आपको, आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। या अगर पेरीमीटर आपको गिवन होगा, आपको लेंथ निकालनी होगी, आप निकाल सकते हो। या आपको लेंथ प्लस और पेरीमीटर गिवन होगा, आपको ब्रेडथ निकालनी होगी, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी हेल्प से आपने ये सब कुछ लेंथ, ब्रेडथ या पेरीमीटर निकाला? ये सब कुछ आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब बनी आपके पास, तब आपने ये पेरीमीटर निकाला है। ठीक है। तो इसी बेसिस पे कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखनी है, बिकॉज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, या बेसिक लेवल की ये फार्मूलाज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो फार्मूलाज ये हैं, देखिएगा। ये फार्मूलाज रिलेटेड हैं पेरीमीटर्स के। तो अगर हमें पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालना होता है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एल प्लस लेंथ प्लस ब्रेडथ यूनिट्स, बिकॉज हम पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं यूनिट्स में, या ट्रायंगल का या स्क्वायर का, व्हाटएवर। ठीक है। तो अब अगर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा जिसके 3 साइड्स होते हैं, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। मैंने अभी बोला पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं ओनली क्लोज्ड फिगर्स के लिए, नॉट ओपन। ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज्ड फिगर है तो वो क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होती है। लाइन सेगमेंट्स में कितनी डिस्टेंस है, वो होता है पेरीमीटर। तो लेकिन ज़रूरी क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो अब ट्रायंगल है, यहाँ पे क्लोज्ड ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं। तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 3L यूनिट्स। अगर यहाँ पे लेंथ ये भी L हैं, ये भी L हैं और ये भी L हैं, तीनों साइड्स L के बराबर हैं, वो किसके बराबर आएगा? L प्लस L प्लस L, दैट इज इक्वल टू 3L यूनिट्स। ओके। आपको अब गोटाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाती हूँ हम कैसे पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो आपने आज तक सुना होगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2l प्लस b, लेकिन ये पता नहीं होगा कैसे ये आया। तो अब आपने आज देखा, ये है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। जब आपने सम ऐड किया उन साइड्स को, आपको मिला ये 2 प्लस 2i इंटू एल प्लस बी। या जब आपने ट्रायंगल के साइड्स को ऐड किया है, आपको मिला वहाँ पे 3L यूनिट्स। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा किसी भी ट्रायंगल का जिसके साइड्स आपको गिवन है, वो किसके बराबर आएगा? 3L यूनिट्स, लेकिन तीनों साइड्स बराबर होने चाहिए ट्रायंगल के। उसके बाद है, अगर आपके पास स्क्वायर होगा, स्क्वायर आपको पता है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये चारों साइड बराबर होते हैं। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होता है तो वो किसके बराबर आएगा? पेरीमीटर अभी मैंने बोला सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, तो ये भी L हैं, ये भी L, ये भी L, चारों साइड्स L हैं, वो आएगा L प्लस L प्लस L प्लस L, वो आएगा 4 टाइम्स L। ये देखिएगा, वो आएगा 4 टाइम्स L। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विद साइड L इज इक्वल टू 4L यूनिट्स। उसके बाद है, अगर आपके पास पेंटागन होगा, पेंटागन रेगुलर पेंटागन मीन्स क्लोज्ड पेंटागन, जिसको जो ओपन नहीं होगा, तो अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर है, यानी कि हर एक साइड, रेगुलर मीन्स हर एक साइड क्या होगा? इक्वल होगा। रेगुलर उसी को बोलते हैं। जो इरेगुलर होता है उसके साइड्स डिफरेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। बट यहाँ पे पेंटागन, पेंटागन मीन्स पेंटा मीन्स पेंट मीन्स 5, गन मीन्स साइड्स। ठीक। जैसे पॉलीगन होता है, पॉली मीन्स मनी और गन मीन्स साइड्स, जिसमें मनी बहुत सारे साइड्स होते हैं। यहाँ पे आप पेंटागन है, एक पॉलीगन का एक टाइप है, इसमें 5 साइड्स होते हैं। ये कैसा होता है? ऐसे ही होता है। ये है 1 2 3 4 और ये हैं 5 साइड्स। तो यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है, इट मीन्स रेगुलर पेंटागन मीन्स हर एक साइड सेम है। तो ये भी L होगा, ये भी और ये भी। तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, वो आएगा L प्लस L प्लस L प्लस L, वो आएगा 5 टाइम्स L यूनिट्स हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। उसके बाद हेक्सागन, अगर हमारे पास रेगुलर हेक्सागन होगा, वो हेक्सा मीन्स 6 एंड गन मीन्स साइड्स, वो फिगर, वो शेप जिसको यहाँ पे 6 साइड्स हो लेकिन रेगुलर, यानी कि हर एक साइड बराबर हैं, तो उसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 6L यूनिट्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया कि हम कैसे पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ होता है।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ये 2l प्लस b बना ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3l बना यहाँ पे ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4l यहाँ पे 5l एंड 6l, तो ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर आपको परिमीटर किसी भी फिगर का निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको वहाँ पे वैल्यू देना है l का, यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोजर फिगर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, उसके बाद हैं एरियाज़। अगर हमें अब एरिया फाइंड करना होगा तो वो उस टाइम हम क्या करेंगे? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज़ होता है। अगर हमें अभी एरिया निकालना होगा स्क्वायर का, एरिया क्या होता है पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी। अगर हमारे पास अभी ये ट्रायंगल है तो मैंने अभी बोला पेरीमीटर होता है इस जो ये यहाँ से लाइन सेगमेंट्स बनी है उन्हें कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो होता है पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है? जो यहाँ पे ये ट्रायंगल बना इसने कितना रीजन, इसने अपने अंदर कितनी स्पेस कवर की है, दैट इज कॉल्ड द एरिया। ओके, तो एरिया क्या होता है? अब एरिया और पेरीमीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये नहीं समझना ये एक ही है। तो एरिया होता है वो रीजन जिस यहाँ पे एक क्लोजर फिगर बनती है, उस क्लोजर फिगर ने अपने अंदर कितनी स्पेस, कितना रीजन लिया है, उसको हम बोलते हैं एरिया। ऐसे ही अगर हमें अब एरिया निकालना होगा स्क्वायर का जिसके चारों साइड इक्वल हैं, दैट इज एल, वो किसके बराबर आएगा? एल स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ एल होगा, ब्रेडथ बी होगा, उसका एरिया किसके बराबर होगा? एल क्रॉस बी। उसके बाद अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक, जिसकी बेस ये नीचे वाली जो साइड है ये है बेस, और जिसकी हाइट अगर हम इसको हाइट देखेंगे वो हाइट ये होगी। ठीक है, ये हाइट है, तो जिसकी बेस बी है और हाइट एच है, वो उसका जो एरिया है इस ट्रायंगल का ये किसके बराबर होता है? ब्रेड्थ या नहीं बेस इंटू ब्रेड्थ, या ये बेस ये जो है बेस या इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूला से, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमें पढ़ना है रूल्स फॉर नंबर पैटर्न्स। तो आपने अभी तक शेप्स देखे हैं, वहाँ पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, बट अब हमारे पास नंबर पैटर्न हम देखेंगे कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये देखिएगा, अगर हमारे पास इफ़ एन इज़ ए नेचुरल नंबर, आप सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक वो तो पता ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास अनगिनत नंबर्स हैं। तो जो लास्ट नंबर है वो तो हमें पता ही नहीं है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो हम क्या बताएंगे? जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है दैट इज़ 1, और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है दैट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट, या दैट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ इनफिनाइट। ठीक है, जो हमें पता ही नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, अगर हमें इस नेचुरल नंबर का सक्सेसर फाइंड करना है, सक्सेसर क्या होता है आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है मैं आपको बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, सक्सेसर होता है अगर हमें कोई नंबर है हमारे पास, अगर हम उस नंबर को एक ऐड करते हैं, जो वहाँ से नंबर बनता है उसको बोलते हैं सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस नंबर, जो आपको पहला नंबर होगा। इट मीन्स अगर हमारे पास, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अगर हमारे पास 6 एक नेचुरल नंबर है, मुझे उसका सक्सेसर फाइंड करना है, तो क्या किसके बराबर आएगा? उस 6 को मैं एक ऐड करती हूँ, तो इस नंबर जिस नंबर को हमें सक्सेसर निकालना है उसको एक ऐड करते हैं, जो वहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7 आया, तो 7 सक्सेसर है किसका? 6 का, प्रीवियस नंबर का जो यहाँ पे 6 है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अगर अब हमारे पास इन जनरल, आपको ये पता है, अगर हम इन जनरल का बोलेंगे, हमारे पास n एक नेचुरल नंबर है, तो n हमने नेचुरल नंबर लिया है, उसका सक्सेसर किसके बराबर होगा? n+1। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, n+1। तो अगर हमें अब प्रेडिसेसर फाइंड करना है इस नंबर का, जो हमारे पास n एक नेचुरल नंबर है, इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है। प्रेडिसेसर क्या होता है? अगर पता नहीं है, पढ़ा होगा आपने, तो प्रेडिसेसर होता है अगर हम किसी नंबर को 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो वहाँ पे आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर। समझ आया? तो
अगर अब हमें इस n का नेचुरल नंबर जो n है इसका प्रेडिसेसर फाइंड करना है, वो किसके बराबर आएगा, n को -1 करना है। फॉर एग्जांपल हमें अभी 6 है, नेचुरल नंबर है, इसका प्रेडिसेसर मुझे फाइंड करना है, वो किसके बराबर आएगा, n के बदले आपको 6 देना है, माइनस करना है 1, ये आएगा 5। सो 5 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 6। ओके तो ऐसे आप जो देखिएगा यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें अब सक्सेसर निकालना होगा, प्रेडिसेसर निकालना होगा किसी भी नेचुरल नंबर का, हम कैसे निकालेंगे, n+1 से सक्सेसर निकाल लेते हैं और n-1 से प्रेडिसेसर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, आप सबको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल्स होते हैं 2 के, यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से डिवाइड होता है। एग्जैक्टली इट मीन्स वो नंबर्स मल्टीपल्स होते हैं 2 के, यानी कि अगर हम अभी 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 आर 2 2 2 आर 4, जो भी इस 2 के टेबल में आता है मल्टीपल, तो वो सारे इवन नंबर्स हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 2, दैट इज इवन नंबर्स आर ऑब्टेन्ड। इवन नंबर हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 किसको, नेचुरल नंबर्स को, इन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स अगर हमारे पास अभी 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेचुरल नंबर बनेगा। अब उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक, 2 में को फिर से 2 मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना है, आएगा 4, तो 4 भी इवन नंबर है। अब 1 2 के बाद क्या आता है, 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है। तो यहाँ पे हर 2 4 6 अब 8 आएगा, देन 10 12, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो अब अगर आपको अब इन जनरल में बताना है इवन नंबर हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं सो एन इवन नंबर इज डिनोटेड बाय 2n। वाई 2n, देखिएगा मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। तो मैंने अभी बोला जब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो वहाँ पे आया 2। उसके बाद हमने 2 लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, वहाँ पे आया 4। फिर लिया 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आया 6, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 और 4 में कितनी गैप है, 2 और 4 में 2 गैप है, 2 3 4। 4 और 6 में क्या गैप है, वो भी 2 है। तो हर किसी नंबर्स के बीच में 2 की गैप है। तो मैं लिखूंगी 2, और मुझे यहाँ पे आपको इन जनरल में बताना है हम इवन नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। तो गैप कितनी है, 2, n में लिखूंगी क्योंकि n नेचुरल नंबर है। फिर देखिएगा अगर मैं अभी तो 2n बना यहाँ पे, अगर मैं n का वैल्यू 1 देती हूँ आपको ये 2 वापस आना चाहिए। तो देखिएगा 2 1 आर 2। अगर मैं इस n का वैल्यू 2 देती हूँ आपको 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये 2n बना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी जो एक जनरल फॉर्म है इवन नंबर्स के लिए। तो अगर अब आप n का वैल्यू 1 से कुछ भी दो नेचुरल नंबर्स हो तो आपको इवन नंबर्स मिलने चाहिए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है सो एन इवन नंबर इज डिनोटेड बाय 2n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। तो आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा, यानी कि जब मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगी तो वहाँ पे होगा आपको जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी होगी। जैसे आपने यहाँ पे 2n लिखा तो आपको वहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खुद ही बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, कितनी डिफरेंस है, यानी कि कितने यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, 2 के बाद 4 आया अभी, तो कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो 2 इंक्रीज हुआ है। उसको n से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर देखना होता है अगर मैं इस n को अब 1 2 वैल्यू देती हूँ 3 4, तो आपको ये वापस मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो प्लस या माइनस कुछ करना होता है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। सो हम इवन नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, 2n से। अब हमारे पास ऑड नंबर्स भी हैं, तो ऑड नंबर्स को हम डिनोट करते हैं 2n-1 से या 2n+1 से। n क्या है, n है नेचुरल नंबर। तो अगर हमारे पास और नंबर्स हैं तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, मैंने अभी बोला हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं उनको हम 2n से डिनोट करते हैं, लेकिन ऑड नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2n-1 2n+1। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी यहाँ पे। चलो हम देखते हैं क्या ये सच है। मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 5 लिया, तो मुझे देखना है, मुझे ये तीनों जो आपको 2n-1 और 2n+1 मिला, मुझे देखना है अगर मैं इस n का वैल्यू 5 देती हूँ क्या मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर मिलेगा। चलो चेक करते हैं। 2n कब होता है,
जब और ये और इवन नंबर्स के लिए हैं तो मैं n का वैल्यू 5 देती हूँ, 2, 5 और 10, तो आपको इवन नंबर मिला। अब मैं 2n-1 लेती हूँ, आपको क्या मिलना चाहिए? और नंबर। तो n का वैल्यू 5 देते हैं, 2 × 5 -1। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है बाय बोर्ड मास, तो 2, 5 और 10, उसको फिर -1 करना है, तो 9 मिला। 9 क्या है? 9 और नंबर है। उसके बाद हम 2n+1 लेते हैं, 2n+1 जब लेते हैं तो क्या मिलना चाहिए? और नंबर मिलना चाहिए। n का वैल्यू हमें 5 देना है, 2 × 5 + 1, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, 2, 5 और 10 + 1, तो क्या मिला? 10 + 1 = 11, तो फिर से और नंबर बना। सो इन जनरल आपको क्या याद रखना है, जो मैंने ऊपर फार्मूलाज बताई, जब इवन नंबर आपको फाइंड करना है उसकी जनरल फार्मूला है 2n, और जब आपको और नंबर देखना है आपको 2n-1 लेना है या 2n+1 लेना है। एंड वहाँ पे जो भी नंबर आपको गिवन होगा वो देखना होगा ये इवन है या ऑड है। फॉर एग्जांपल आपको अभी क्वेश्चन होगा, आप बताइए ये नंबर 2, 6, 4 ये नंबर इवन है या ऑड है, तो आप क्या करोगे? आपको ये 2n देखना है, वहाँ पे अगर इवन देखना होगा 2n, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर वहाँ पे आपको इवन नंबर मिला तो आप बताओगे ये इवन नंबर है। या अगर आपको अब देखना है वो ना कोई नंबर ऑड है, तो आप इससे आपको वहाँ पे देखना है 2n-1 से या 2n+1 से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद है 4th पॉइंट यहाँ पे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। जो सम, अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स को, जो और नंबर्स हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 देन 11, ठीक है, ये सारे और नंबर्स हैं। तो अगर मुझे मैं इन और नंबर्स का सम करती हूँ, वहाँ पे आपको क्या मिलता है? आपको n² वहाँ पे उनका सम मिलता है। चेक करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट और नंबर हमारे पास 1 है, तो मैं 1 को लिख सकती हूँ 1²। उसके बाद हम 2 और नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट 2 और नंबर उनका सम लेते हैं, 1 + 3 वो आएगा 4, सो ये 2 का स्क्वायर मिला। उसके बाद हम सम ऑफ 3 और नंबर्स का सम ऐड करते हैं, वो है सम 3 और नंबर्स क्या हैं? पहले 1, 3, 5, वो मिलता है 9, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3, 3 और 9, तो 3² मिला। उसके बाद हम 4 और नंबर्स लेंगे, पहले वो है 1, 3, 5, 7, उनको ऐड करते हैं, आपको 16 मिलेगा। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो आपको क्या मिला? जब आपने एक और नंबर लिया आपको 1² मिला, जब आपने 2 और नंबर्स लिए आपको 2² मिला, ऐसे ही जब आपने 3 और नंबर्स लिए आपको 3² मिला, एंड सो ऑन। सो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? 1², 2², 3², 4²। सो आपको इन जनरल में क्या मिलेगा? n²। n क्या है? नेचुरल नंबर है, बिकॉज यहाँ पे 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, डियर स्टूडेंट्स, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। जो पहले और n नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, हमने नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट किया, तो वो किसके बराबर होता है? n²। ओके। उसके बाद 5th पॉइंट है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। अगर हमारे पास पॉलीगन होता है जिसमें पॉलीमनी एंड गन मीन साइड, जिसमें बहुत सारे साइड्स हो, तो अगर हम एक पॉलीगन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम n साइड्स अगर पॉलीगन लेंगे, ठीक, जिसमें बहुत सारे साइड्स है, n साइड्स, n का वैल्यू अब आपको 1, 2, 3 देना है, थ्रू ए वर्टिकस, तो एक वर्टिकस से कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं, वो बराबर होता है, वहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखनी है, n-3। n मीन्स वहाँ पे कितने साइड्स हैं, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, एंड 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ पे आपको मिलेंगे कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्यों है? दिस इज़ बिकॉज, अगर यहाँ पे दिस इज़ बिकॉज एनी कोई भी वर्टिकस, अगर हम एक वर्टिकस से डायगोनल, तो हम वर्टिकस से डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो वहाँ पे हमने एक वर्टिकस से डायगोनल ड्रा किया, यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, तो 2 एडजेसेंट साइड्स से हमने ये वर्टिकस ड्रा किया, तो यहाँ ये कहाँ पे मिला? इस वर्टिकस पे। तो एक डायगोनल बना जब हमने 2 एडजेसेंट साइड्स पे क्या डाला?
ये लाइन डाली तो वो यहाँ पे इस वर्टिकस पे मीट हुआ, तो कितने यहाँ पे वर्टिकस, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन इन्वॉल्व हुआ, तो ये 3 लाइन्स हमें यहाँ पे माइनस करना होता है। और n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स। तो वही मैंने लिखा है बिकॉज एनी वर्टिकस फ्रॉम विच वायर द डायगोनल्स आर टू बी ड्रॉन, कोई भी वर्टिकस जहाँ से हम डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं वहाँ पे विल हैव 2 एडजेसेंट वर्टिसेस, उसको वहाँ पे 2 एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, साथी वाले वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ये वर्टिकस, ये डायगोनल ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये साथी वाला वर्टिकस है और ये साथी वाला वर्टिकस है, ये वर्टिकस है, ठीक है। तो so diagonals cannot be drawn to 3 vertices, so हम यहाँ पे 3 वर्टिसेस से, यानी कि ये 2 वर्टिसेस, हम सिर्फ 2 वर्टिसेस से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, हम 3 वर्टिसेस से डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये 3 यहाँ पे माइनस करते हैं। आई होप आपको समझ आया। मैंने बताया अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बोलने हैं किसकी पॉलीगन में, कितने पॉसिबल है नंबर ऑफ डायगोनल्स, वो होते हैं बराबर n-3, n होते हैं नंबर ऑफ साइड्स। सो यहाँ पे कितने साइड्स है, 1 2 3 4। सो यहाँ पे क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल मीन्स जिसको 4 साइड्स होते हैं। तो अगर हमें देखना है यहाँ पे कितनी साइड्स, कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं, सो आपको करना है 4 - 3, तो यहाँ पे 1 डायगोनल पॉसिबल है किसमें, इस पॉलीगन में। लेकिन तो यहाँ पे क्या रीज़न क्या है, रीज़न है कि हम डायगोनल सिर्फ 2 वर्टिसेस में ड्रा कर सकते हैं, 3 वर्टिसेस में ड्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पेंटागन लेती हूँ, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन, पेंटागन मीन्स जिसको 5 साइड्स होते हैं, थ्रू ए वर्टिकस, एक वर्टिकस से कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल हैं, वो होता है n-3। वो आपको करना है, n यहाँ पे 5 साइड्स हैं, -3 करना है, तो 2 डायगोनल्स पॉसिबल हैं किससे, एक वर्टिकस से। तो यहाँ पे क्वाड्रेटल था, सो एक वर्टिस से सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रा कर सकते हो आप। यही मैंने यहाँ पे बताया, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, कितने डायगोनल पॉसिबल है एक वर्टिकस से। वर्टिकस किसको बोलते हैं, इस कॉर्नर को, या ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, तो यहाँ पे भी हम एक वर्टिकस ड्रा कर सकते हैं, ये एक वर्टिकस है यहाँ पे भी हम एक डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। सो एक वर्टिकस से हम क्वाड्रेटल में सिर्फ एक ही डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। डन। तो ये था 5वां पॉइंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स, अगर हमें ट्रायंगल्स देखने हैं कितने पॉसिबल हैं एक पॉलीगन में, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग, जो ओवरलैप नहीं होते हैं, वो किसके बराबर होगा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स थ्रू ए वर्टिकस, एक डायगोनल से कितने डायगोनल्स, एक वर्टिकस से कितने डायगोनल पॉसिबल हैं, उसको +1 करना होता है, वो किसके बराबर आएगा, वो आपको क्या निकलेगा वहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आया, ये मैंने पेंटागन लिया है, ये एक ABCDE मैंने पेंटागन लिया है जिसमें 5 साइड्स हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना ये पेंटागन जो है, इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, वो किसके बराबर आएगा, कितने डायगोनल्स हम यहाँ पे डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स पॉसिबल हैं एक वर्टिकस से, और उसको +1 करेंगे तो आपको वहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स थ्रू ए वर्टिकस, तो ये 5 हैं, 5 साइड्स हैं, उसको -3 करेंगे। सो एक वर्टिकस से 2 डायगोनल पॉसिबल हैं। ये देखिएगा, ये एक वर्टिकस है, यहाँ से मैंने एक डायगोनल ड्रा किया और यहाँ से मैंने एक डायगोनल ड्रा किया। वाई, तो यहाँ पे जो ई वर्टिकस हैं, एक वर्टिकस से ही 2 डायगोनल्स ड्रा हुए। सो ये हमें कैसे पता चला, ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया। अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल बना, ये तीसरा ट्रायंगल बना। सो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 2, एक वर्टिकस से 2 डायगोनल्स पॉसिबल हैं, उसको +1 करते हैं, ये फॉर्मूला है, वो मिलेगा आपको 3। सो 3 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, वो नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। सो डियर स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे 6th पॉइंट है कि कितने नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स एक पॉसिबल हैं एक पॉलीगन में, वो होता है बराबर द नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक वर्टिकस से कितने डायगोनल्स ड्रा कर सकते हो, उसको +1 करना है, आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। ठीक है,
तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। सो जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसी टॉपिक के रिलेटेड जो मैंने आपको आज पढ़ाया। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमें ये, तो यहाँ पे आपने अब क्या देखा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, सो आपने ये फार्मूला जो निकाले, एरिया जो निकाला, यहाँ पे ये रूल जो निकाला, या ये जो ये यहाँ पे ये नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल थ्रू अ पॉलीगॉन, थ्रू अ वर्टिकस, और यहाँ पे जो ये नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स निकाला, ये सब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। तो उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से आप निकाल सकते हैं, कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। सो देखिएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसका यूज़ कहाँ पे होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। और अगर आपको, और एक बात, अगर आपको जो मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी मैंने आपको वहाँ पे कोई भी लेक्चर अपलोड किया है, अगर आपको उनकी PDF ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मेरी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको और कोई क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।